क्या आपको भी कमर का गठिया है या कमर में दर्द रहता है या आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, साथ में घुटने में भी दर्द रहता है और इनके साथ साथ आईबीएस आईबीडी की दिक्कत भी है, तो इस बीमारी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। मैं डॉक्टर विपिन कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ओके पर। आज हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का कमर का गठिया है जो आमतौर पर 15 से 45 वर्ष के लोगों में देखा जाता है। यह बीमारी बच्चों में भी हो सकती है, यह 45 साल के लोगों को भी हो सकती है। सबसे कॉमन एज ग्रुप 15 से 45 ईयर का है। यह बीमारी पुरुषों में ज़्यादा होती है। बात करते हैं हम इसके लक्षण की। यह कमर का गठिया है तो कमर दर्द से इसकी शुरुआत होती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कमर दर्द के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हर कमर का दर्द एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। यह कमर दर्द सुबह के टाइम 3-4 बजे ज़्यादा होता है। करवट बदलने पर दिक्कत ज़्यादा होती है। सुबह उठने पर कमर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है। धीरे धीरे यह स्टिफनेस कम होती जाती है। यह लक्षण एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हो सकते हैं। बिना ट्रीटमेंट के यह दर्द बढ़कर ऊपर के हिस्सों में जैसे पसली, शोल्डर और नेक में हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो यह हड्डियों को आपस में जोड़ सकता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्पाइन झुक जाती है और बम्बो ट्री की जैसे हो जाती है जिसको हम बम्बो स्पाइन कहते हैं। कमर दर्द के अलावा यह बड़े जॉइंट में भी हो सकता है जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पर लिगामेंट और टेंडन बोन से अटैच होते हैं वहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो जॉइंट से हटकर हो सकते हैं जैसे एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस। इसमें आइरिस झिल्ली में सूजन हो जाती है, आँखों में लालपन, आँखों में दर्द, आँखों में धुंधलापन हो सकता है। इसको जल्दी रिकवर किया जा सकता है अगर हम समय से ट्रीटमेंट लें तो। कुछ लोग में रैशेस और खुजली के सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण हैं। कुछ लोगों में बार बार लूज मोशन होना, स्टूल में ब्लड आना, यह इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ मतलब आईबीडी के लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिब्स में काफ़ी समय तक स्टिफनेस रहने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से कार्डियक डिजीज़ हो सकती है। तो हमने बात करी इसके लक्षण क्या हैं और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की कि कैसे डायग्नोस होता है। यह सब लक्षण होने पर हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट HLA-B27 है। यह एक प्रकार का जीन है जो काफ़ी लोगों में देखा जाता है। जिसको ये लक्षण होते हैं उसमें यह 95% पॉजिटिव आता है। कुछ और टेस्ट हैं जैसे CRP, ESR जिससे हम पता कर सकते हैं कि जोड़ों में कहाँ सूजन है और कितना इन्फ्लामेशन है। ब्लड टेस्ट के अलावा एक्सरे और MRI से हम देख सकते हैं जॉइंट में फ्यूजन या सूजन या इस बीमारी के लक्षण तो नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट के 3 मेन गोल हैं। पहला औषध मतलब मेडिसिन, दूसरा आहार मतलब डाइट मैनेजमेंट, तीसरा बिहार मतलब लाइफस्टाइल। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले पेन का मैनेजमेंट करेंगे और साथ में इन्फ्लामेशन का भी मैनेजमेंट करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती है, मतलब कहा जाए तो 7 प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस बीमारी में अस्थि और मज्जा धातु की दुष्टि होती है तो इसको हम अस्थि मज्जागत बात कहते हैं। हमें ऐसी मेडिसिन लेनी है जिसमें हमारी अस्थि और मज्जा धातु ठीक हो सके, इसलिए हम अक्सर विटामिन डी और B12 लेते हैं। इसके अलावा हम पंचकर्म ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं जैसे पत्रपिंड स्वेदन, अभ्यंग और बस्ती भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें कैसी डाइट लेनी है जिससे यह बीमारी हमारे कंट्रोल में रहे। ठंडा खाना या फिर ठंडा पानी पीना अवॉइड करें। वात को बढ़ाने वाली सभी चीज़ें अवॉइड करें। आपकी बॉडी में स्टिफनेस और दर्द बढ़ने वाली जो चीज़ है जैसे ब्रेड, दालें, डेयरी प्रोडक्ट और बेसन, मैदा बंद करनी पड़ेंगी। और अगर आप भी अपनी डाइट बनवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का तीसरा रोल जो है बिहार
यानी कि लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करनी है कि ये बीमारी आगे ना बढ़ सके। उसमें जनरली आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कभी भी ज़्यादा नहीं करनी है, आपको केवल नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो इसमें आपका बॉडी का पेन बढ़ सकता है, तो इसलिए आपको कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, साइकिलिंग और भुजंगासन। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। इस बीमारी में जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको समय समय पर काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है कि इस बीमारी की वजह से वह कोई दूसरा गलत कदम ना उठा ले। इसलिए आपको डॉक्टर के साथ समय समय पर कंसल्ट करना ज़रूरी रहता है। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ ओके को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस बीमारी से कोई पीड़ित है तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।